नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ड्रीम्स सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों मैं अविनाश आप सबको बता दूं कि हम लोग खान सर के बुक और सार संग्रह सामान्य अध्ययन को स्टडी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज इसका पार्ट 6 को कवर करेंगे। इस बुक की कुछ विशेषताएं आपको बता दें कि इस बुक में जो है ऑल सब्जेक्ट को कवर किया गया है, यानी सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। सभी प्रश्न जो है वो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इस बुक का आपने पार्ट 1 से पार्ट 5 पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को कवर करें ताकि आपको चीज़ें शुरू से समझ में आएँ। और आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो खान सर सार संग्रह नाम से प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम वीडियो अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक तरह से लाइक कर दीजिए और यदि मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो आपको बता दूं कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो वो 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि संविधान के भाग 3, यहाँ देखिए कि संविधान के जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 12 से जो 35 है इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों के संबंध में बताया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। आपको बता दूँ जब संविधान हमारा बना था उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था उसे घटा दिया गया। अब जो मूलतः हमारे संविधान में मौलिक अधिकार बचे हैं वो सिर्फ 6 हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि साधारण तुला दैनिक जीवन में आघूर्ण के नियम के उपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए जो साधारण तुला का मतलब होता है इसे ही हम भौतिक तुला भी कहते हैं। और आप देखे होंगे तराजू, ठीक है, जिसपे कि भार किसी भी वस्तु का भार वजन किया जाता है, तो तराजू जो है यह एक साधारण तुला का उदाहरण है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से जो गोली चलने पर चलाने वाले को क्या लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक, चलिए ये OH2 का उपयोग घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा खरा जल को मृदु बनाने में किया जाता है। यानी कि CaOH2 जो है यह कैल्शियम क्या है, इसका रासायनिक नाम हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो है प्रयोग चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा जो खारा जल हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो अम्ल होता है, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। बिल्कुल सही है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। जब pH मान 7 होता है तो वह वस्तु जो है क्या हो जाता है, वह उदासीन हो जाता है तथा 7 से जब अधिक होता है तो यह क्षारीय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि आयरन पाइराइट जिसका कि Fe2 रासायनिक सूत्र है वो हम क्या कहते हैं, झूठा सोना भी कहते हैं। ठीक, आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। रेडियम का जो निष्कर्षण होता है वो पिंच ब्लेड के माध्यम से होता है। पिंच ब्लेड के माध्यम से रेडियम का निष्कर्षण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो कि बायोलॉजी से है और प्रश्न है क्रेब्स चक्र का वर्णन जो है सन 1937 में सबसे पहले हैंस ए केब्स ने किया था। ठीक है, अब आपको बताऊं क्रेब्स चक्र जो होता है यह क्या होता है, तो याद रखिएगा क्रेब्स चक्र जो होता है यह श्वसन की दूसरी अवस्था है। ठीक है, जो मनुष्य के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, तो क्रेब्स चक्र जो यह श्वसन की दूसरी अवस्था है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि ऊंट एवं लामा 2 ऐसे स्तनी हैं जिसके RBC जो होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी जो केंद्रक होता है वो RBC में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य के खून को शुद्ध करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे डायलिसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट जो कि भारत द्वारा प्रक्षेपित क्या था,
प्रथम उपग्रह था। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। और यह कब प्रक्षेपित किया गया था? याद रखिएगा, यह सन 1975 ईस्वी में रूस की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, सलमान रुश्दी हैं। 27 अप्रैल सन 1998 ईस्वी को रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, यानी कि RRV की जो स्थापना की गई थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसकी स्थापना सन 1998 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाब्लो पिकासो द्वारा क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया था, यानी क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने किया था। यहाँ पे आपको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे क्यूबिज्म के बारे में। क्यूबिज्म क्या है? तो याद रखिए, जो क्यूबिज्म है यह 20वीं शताब्दी में, ठीक है, नव विचार कला आंदोलन था, यानी कला तथा मूर्ति कला से संबंधित यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो कि यूरोप में शुरू होता है। और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति जो थे वो पाब्लो पिकासो थे, जिसे हम क्यूबिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नासिक जो है यह किस नदी के तट पे है? तो याद रखें, नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, चलिए कवारती जो है यानी कावासाकी जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है, जो कि द्वीप समूह है। अरब सागर में लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप जो है वो किस सागर में? तो ये अरब सागर में स्थित द्वीप है। वर्तमान में भारत में क्या 21 राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? 21 ये पहले का डाटा है, इसलिए अब लिख लीजिएगा। वर्तमान में भारत में जो है सिर्फ 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 2017 से पहले, याद रखिएगा, 2017 से पहले भारत में जो है 27 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, किंतु 2017 में बहुत सारे बैंकों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया और अब जो राष्ट्रीयकृत बैंक बचे वो सिर्फ 12 बचे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड को यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल था वह कहाँ से शुरुआत होता है? तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस से शुरू होती है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखें। अगला है कि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो रघुवंशम है। हर्ष के संबंध में जानने का जो स्रोत है वो वांग भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है। हर्षचरित जो है वह हर्ष के द्वारा हर्ष पे लिखी गई पुस्तक थी, जिसको लिखा था किसने? वाण भट्ट ने। वाण भट्ट जो था यह हर्ष का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन जो कि 606 ईस्वी में क्या हुआ? गद्दी पर बैठा था। वांग भट्ट की जो रचनाएं हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं वो याद रखिएगा, उसमें हर्षचरित, कादम्बरी एवं पार्वती वांग भट्ट की जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम, ठीक, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। कब भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था? 1862 ईस्वी में किया गया था। नील नदी जो कि मिस्र में बहती है, यह संसार की क्या है? सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नील नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? तो नील नदी जो निकलती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। और याद रखिएगा, भूमध्य सागर को और लाल सागर से जो जोड़ने वाली नहर है वो कौन सी नहर है? वो स्वेज नहर है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहता है कि स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है। तो याद रखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है स्वेज नहर है। नील नदी भी भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी की जो लंबाई है वो 6690 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरीज कहा जाता है। ठीक, उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान है उसको पंपास कहा जाता है, कंपास कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में चीन जो है यह प्रथम स्थान रखता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिए कि जो शैवाल होते हैं, यानी लाल रंग के शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जो रंग है वो लाल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। यानी कोयला जो है दामोदर घाटी, बोकारो, झरिया तथा रानीगंज में पाया जाता है। जोग, इसी का नाम है गरसोपा और इसी का नाम है महात्मा
गांधी जलप्रपात। ठीक है, यह किस नदी पर है? तो याद रखिएगा यह शरावती नदी पर है और यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो नई दिल्ली में संसद भवन में हुई थी। भारत ने संविधान को 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को क्या किया? अंगीकार किया। अंगीकार का मतलब होता है संविधान के कुछ भाग को 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया था, किंतु जो हमारा संविधान संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो यह 1976 ईस्वी में समाहित यानी समाविष्ट किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सन 1976 ईस्वी में याद रखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन को घोलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब किसी वस्तु का पृष्ठ तनाव कम होगा तो उसमें बुलबुले क्या होते हैं? बड़े बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो ध्वनि का तारत्व है वो किस पे निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है? तो जो उसका पिच होता है यानी आवृत्ति जो होता है उस पर ध्वनि का तारत्व जो है निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक, याद रखिएगा जो समस्थानिक होते हैं उसके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन जो भौतिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उस वैसे एलिमेंट्स को हम समस्थानिक कहते हैं जिसका रासायनिक गुण समान होता है किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। चलिए ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर यानी किसी गैस में ताप घटा दें और दाब बढ़ा दें तो किसी भी जो वास्तविक गैस होता है उसको हम लिक्विड फॉर्म में यानी द्रवीकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने सन 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, हीलोडर्मा जो कि विश्व की एकमात्र क्या है? जहरीली छिपकली है। विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली जिसका नाम है हीलोडर्मा। उड़ न सकने वाला पक्षी कौन है? तो याद रखिए कीवी और एमू। कीवी तथा एमू जो है यह पक्षी जो है उड़ते नहीं हैं और जो यह कहाँ पाया जाता है? यह न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और यह न्यूजीलैंड का जो कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। आँख के जो भीतरी सतह होता है उसको हम दृष्टिपटल कहते हैं। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं वो कौन है? वो बिल गेट्स हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री सन 1498 ईस्वी में पहली बार भारत पहुंचा। यानी प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत पहुंचा वह वास्को डी गामा था। कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में पहुंचा। भारत में लोदी वंश का जो आखिरी शासक था कौन था? इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को किसने हराया? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और मुगल वंश की स्थापना की लोदी वंश के जगह पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने अपना जो पहला किला बनाया था वो कहाँ बनाया था? याद रखिएगा जो अपना पहला किला बनाया वो मद्रास में बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? जन्म का मतलब यानी स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ वो सन 1885 ईस्वी में हुआ। ये वो ह्यूम जो कि 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए जब 1884 ईस्वी में इस संघ का स्थापना किया गया था उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, किंतु भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी ने जब 1885 में अधिवेशन हुआ तब उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया जाए और तब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व में आई। ठीक है, चलिए भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को जो है भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनमें प्रमुख जो नदियां हैं यहाँ देखिए दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, मंजरा, गंगा, कावेरी, पेनार, कृष्णा तथा प्राणहिता तथा आदि नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी कि जो पश्चिम से पूरब की ओर आकर बंगाल नदियां गिरती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पश्चिम से जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि 21 जून को सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। अब भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आपको समझा दें। देखिए दोस्तों, ये जो ग्लोब है, ठीक है, ये है बीचों बीच, क्या हो गया, इसके बीचों बीच हो गया आपको विषुवत रेखा। भारत की जो अवस्थिति ये यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे जो है भारत है। तो ये कहाँ है, ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ जाता है, ये दक्षिण गोलार्ध होता है। तो भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए 21 जून को जो है ये सीधे लंबवत चमकता है भारत के ऊपर, इसलिए जो उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बता दें कि जो भारत की पिछली जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और 2011 के बाद में भारत की जनगणना जो है नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। पृथ्वी का दक्षिणतम जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है, यानी अंटार्कटिका में पृथ्वी का जो है दक्षिणी ध्रुव स्थित है। विश्व में सबसे अधिक तांबा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी में है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिप्स आपको बता दें कि यूएसए में मिशिगन, यूराय, एरिजोना, नेवादा तथा मोंटाना राज्य जो है प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपना पदभार संभालते हैं। बिल्कुल सही है, 65 वर्ष की आयु तक अपना पदभार संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के लोकसभा में अध्यक्ष को अध्यक्षता करने का अधिकार तथा निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में जो सत्ताधारी पक्ष है वो अभी जो है, ये पहले क्या क्वेश्चन है, अभी जो है वो डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, जिसके नेता एमके स्टालिन है। ठीक है, एआईडीएमके नहीं है, डीएमके है वर्तमान में और इसके नेता जो एमके स्टालिन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी जगह के वातावरण का दबाव यदि हमें मापना हो तो किससे मापेंगे? तो बैरोमीटर से मापेंगे। बच्चों को पोलियोमाइलिटिस बीमारी से बचाने के लिए सॉल्क वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। सॉल्क वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, किसने किया? तो इसकी जो खोज है वो सन 1952 ईस्वी में जॉन इसाल्क ने किया तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया? जॉन इसाल्क, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। कब किया? 1952 में किया। बच्चों को क्षय रोग बीमारी से बचाने हेतु बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भाप से चलने वाले इंजन रेल इंजन के जनक किसे कहते हैं? तो यह जॉर्ज स्टीफेंस को जो है हम भाप रेल इंजन का जनक कहते हैं। भारत का पीएसएलवी रॉकेट जो है श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में। और पीएसएलवी का फुल फॉर्म लिखिएगा, पीएसएलवी का फुल फॉर्म मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चरार ए शरीफ नामक पवित्र स्थान को कश्मीर के आतंकवादियों ने क्या किया? सन 1995 ईस्वी में जला दिया। अगला क्वेश्चन है कि जो लैट शब्द का संबंध है वो बैडमिंटन से है, यानी बैडमिंटन में लैट शब्द का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। और यह किस देश के रहने वाले थे? तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो है नॉर्वे के रहने वाले थे। भारत की फौज जो है 6 कमांडो द्वारा संगठित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? यह हैदराबाद में है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। अभी वर्तमान में याद रखिए, अभी तो हैदराबाद जो है तेलंगाना का राजधानी हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? यानी बाबरी मस्जिद यह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? याद रखिए, रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है और यह एक राष्ट्रीय ट्रॉफी है। पॉट शब्द जो है यह बिलियर्ड्स से संबंधित है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा,
जो नाडियाँ थी इनको स्टंट क्वीन के नाम से जाना जाता था। कि मेरी 51 कविताएँ हैं, बहुत आपको बताऊँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। मेरी 51 कविताएँ जो है यह किसने लिखा है, तो ये लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इनकी पुस्तक थी मेरी 51 कविताएँ। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक जो है वो आर वेंकट रमन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लुइस कैरोल ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ हुआ। शक संवत जो है 78 ईस्वी में स्टार्ट होता है और इसी शक संवत को हमारा राष्ट्रीय पंचांग माना गया है। शक संवत को किसने चलाया था, तो याद रखिए शक संवत को कनिष्क ने चलाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना जो पहला मुख्यालय खोला, वो कहाँ खोला था, तो अपना पहला मुख्यालय मद्रास के पास अड़यार एक जगह है, वहाँ पे सन 1882 ईस्वी में खोला था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको बता दूं कि आज का वीडियो समाप्त होता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव यदि लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप लगातार वॉच करते रहिए और दोस्तों कमेंट जरूर करिए, साथ ही साथ लाइक भी करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लेके आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।